माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है, जिस यूनिट का नाम है इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या नाम है इस यूनिट का? इंक्लूसिव ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ। तो याद रखना है, ये टॉपिक से 8 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल मिलाकर एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और ये भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आज देखो 29 दिसंबर है, कंप्लीट बहुत जल्दी ये भी हो जाने वाला है 1-2 दिन में। मतलब इसी ईयर में जो हम आपसे प्रॉमिस किए थे, इसी ईयर में आपका पूरा सिलेबस ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अब देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है? एक तो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ये कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये दिखा रहा है कि आपका इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये 2 तरह का होता है ग्रोथ। एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है वो ग्रोथ जो जितना भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है सब उससे बेनिफिट पाया है। इस तरह का ग्रोथ जिससे लार्ज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उसका जो बेनिफिट है वो उठाया है। एक्सक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि इकोनॉमी तो ओवरऑल ग्रो किया है, लेकिन ये ग्रोथ का बेनिफिट जो है सबको नहीं मिला है, कुछ ही लोगों तक पहुंचा है। तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ 2 तरह का होता है। एक होता है इंक्लूसिव ग्रोथ और एक होता है एक्सक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फायदा है वो जितना भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाले जो भी ग्रुप है, सबको उसका बेनिफिट पहुंचा है। और एक्सक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमी तो ग्रो किया है, लेकिन आम आदमी को उसका बेनिफिट समझ में नहीं आ रहा है। वो बेनिफिट कुछ लोगों के हाथ में ही चला गया। देख के लग रहा है वाह, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, जापान को पीछे छोड़ दिए। क्या ये जो ग्रोथ आपको इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, जीडीपी 4 ट्रिलियन हो गया है, 5 ट्रिलियन हो गया है, जापान को पीछे छोड़ दिए, क्या उस ग्रोथ में एक कॉमन आदमी का जिंदगी में आपको कोई बदलाव नजर आ रहा है? आप देखो, पिछला 5 इयर्स में 2019-20 के बाद में 5 से 10 साल में जो टॉप 10 रिचेस्ट इंडियन है, वो लोग का नेटवर्थ 10 गुना बढ़ा है। गौतम अडानी, अंबानी, महिंद्रा, ये लोग जितना भी है 5 to 10 टाइम्स ये लोग का नेटवर्थ मल्टीप्लाई हुआ है। क्या एक आम इंसान, एक आम इंडियन का नेटवर्थ 5 साल में 10 गुना हुआ है? क्या ऐसा है कि 5 साल पहले हम 20,000 कमा रहे थे तो अब हम 2 लाख रुपए महीना कमा रहे? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सिर्फ कुछ ही जो लोग हैं वो लोग तरक्की कर रहे हैं, जबकि लार्ज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उसको इस ग्रोथ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब जापान को पीछे छोड़ देंगे। जापान को कैसे पीछे छोड़ देंगे? जापान का लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वहां पे है, तो वहां पे इंडिया में ये देखने को है नहीं मिलता है। हाँ, अब क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन हम लोगों का है, जो हम लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है और उसका भी बेनिफिट कुछ ही लोगों को मिल रहा है। पूरा कंट्री के जितने भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, ग्रुप्स है, उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो गया कंट्री का, जो कि लॉन्ग रन के लिए कंट्री को फायदा नहीं पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो, हर सेक्टर्स में आपको अभी डुओपोली नजर आ रहा है। मोबाइल फोन का रिचार्ज करवाना है तो या तो एयरटेल लो, एयरटेल या वी है, या फिर जियो है। ट्रेन तो एक ही IRCTC से ही बुकिंग होता है। प्लेन में या तो एयर इंडिया या तो इंडिगो। समझ में आ रहा है? हर जगह में ऑनलाइन शॉपिंग करना है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। यूपीआई पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे। ये जो 2 ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, स्विगी, जोमेटो। तो यहां पे देखने को मिल रहा है क्या? बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है। मतलब ग्रो तो कर रहा है इकोनॉमी, लेकिन वो ग्रोथ का फायदा सबको नहीं मिल रहा है। समझ में आए? तो इसको ही बोलते हैं एक्सक्लूसिव ग्रोथ। और इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब जिसमें सब ग्रुप ऑफ द पीपल को इसका बेनिफिट पहुंचता है।
तो देखो, inclusive growth, it refers to a type of economic growth that ensures the benefits of development to be distributed widely across all segments of society, especially the privileged groups. It aims to reduce inequality and provide opportunities for all people regardless of their income, gender, ethnicity और social background. सबको बेनिफिट इससे पहुंचता है. इन प्रैक्टिस इंक्लूसिव ग्रोथ किसके ऊपर फोकस करता है? ये फोकस करता है इनकम इक्वालिटी के ऊपर. इनकम इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि लोगों का जो इनकम है, जो इकोनॉमी में जो वेल्थ जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, वो सब लोगों तक इक्वली पहुंचे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कंट्री में कम हो. इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है कुछ लोग तो बहुत कमा रहे और कुछ भूखा मर रहे हैं, कुछ बहुत कम कमा रहे. ऐसा नहीं. अब ये कैसे करके गवर्नमेंट कर सकता है? फेयर वेजेस इंट्रोड्यूस करो. अब स्विगी जोमैटो से दीपेंद्र गोयल तो बन गया 4,000 करोड़ का मालिक, लेकिन जो स्विगी जोमैटो चला रहा है उसका क्या बेनिफिट हो रहा है? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर. टैक्स स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव रहना चाहिए. मतलब जो अमीर लोग हैं, जो हायर इनकम अर्निंग इंडिविजुअल्स है, वो लोग से ज्यादा चार्ज करो टैक्स. जो कम इनकम कमा रहे हैं उससे कम चार्ज करो, ताकि इनकम इनइक्वालिटी कंट्री में कम हो जाए. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. चाहे कोई भी लोग रहे, कोई भी रिलीजन का, कोई भी बैकग्राउंड का, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रीजन का हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए टू हैव एडुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज. पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट. कंट्री का जितना भी ग्रुप है, जितना भी अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, वो लोग सब पार्टिसिपेट करें कंट्री के ग्रोथ में और डिसीजन मेकिंग में, ओवरऑल डेवलपमेंट में. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट हो बट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो. जनरली ये माना जाता है कि भाई डेवलपमेंट होगा तो इन्वायरमेंट तो डिग्रेड होगा. जरूरी नहीं. जापान डेवलप नहीं है क्या? चाइना डेवलप नहीं है क्या? ये सब में क्या डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है. इंडिया में तो डेवलपमेंट हो. अभी तो अरावली को काटना है. भाई क्या कर रहे हैं यार? अरावली को काट दोगे पूरा ज्योग्राफी तहस नहस हो जाएगा. पूरा कंट्री में कितना प्रॉब्लम होने लगेगा. जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो लोग ज्यादा बेटर वे में बता सकते हैं. आप लोग यूट्यूब में भी देखोगे वीडियो तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कि डेवलपमेंट हो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ठीक है. अब मेजरमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव हो रहा है या एक्सक्लूसिव हो रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? इसके लिए हम लोग को जीडीपी देखने से समझ में नहीं आएगा. जीडीपी में तो देख के लगेगा हाँ जीडीपी बढ़ रहा है. अब वो जीडीपी कॉमन इंसान की वजह से बढ़ रहा है या अंबानी अडानी की वजह से बढ़ रहा है, ये तो आपको नहीं पता. तो जीडीपी ग्रोथ ये इंडिकेटर नहीं है इंक्लूसिव ग्रोथ का. ये ग्रोथ का इंडिकेटर है, हाँ ग्रो कर रहा है. इंक्लूसिव मतलब इस ग्रोथ से सबको बेनिफिट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये नहीं बताता है. समझ में आया? तो कैसे पता चलेगा सर? कुछ इंपॉर्टेंट मेजर है जिससे आप इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द कंट्री पता लगा सकते हो. एक होता है मेजर ऑफ बेसिस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने से, अगर इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है. इनकम इनइक्वालिटी कम है तो मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ है. अब ये मेजर कैसे होगा? इनकम इनइक्वालिटी कैसे मेजर होगा? एक होता है गिनी कोएफिशिएंट से. इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे कोराडो गिनी, इन्वेंट किए कोएफिशिएंट 1912 में. अब कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट में जो वैल्यू है इनकम इनइक्वालिटी मेजर करने का, वो 0 से 1 के बीच में आता है. अब कैसे मेजर होता है सर? वो अलग टॉपिक है. ठीक है ना, उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ना ही हम लोग के सिलेबस में है. गिनी कोएफिशिएंट में जो इनकम इनइक्वालिटी का मेजरमेंट का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आता है. लोअर गिनी मतलब 0 से करीब है तो इसका मतलब होता है मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. मतलब इनकम एंड वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है. 0 से 1 के बीच में स्केल है. ठीक है. अब अगर ये 0 के करीब आ रहा है, 0 के करीब है, इसका मतलब है कंट्री में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है. लेकिन अगर गिनी कोएफिशिएंट में वैल्यू 1 के आसपास आ रहा है, 1 के करीब आ रहा है, इसका मतलब है इनकम इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा
इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कुछ लोग तो अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब का गरीब हो जा रहे हैं, मतलब यहां पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है। इंडिया का क्या वैल्यू है सर? 2023 में इंडिया का जो वैल्यू गिनी कोएफिशिएंट में आया था वो था 0.4, मतलब समवेयर इन बिटवीन, मतलब इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में भी ठीक ठाक है, ठीक है ना। फिर आते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट है इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने का, थेल इंडेक्स। द थेल इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डेवलप्ड बाय द Dutch econometrician Henry Thel to understand economic inequality. This method measures income inequality between the groups and within a particular group. अब ये मेजर करता है कि अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हिंदूज, मुस्लिम, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, समझ में आ रहा है? तो अलग अलग ग्रुप में इनकम इनइक्वालिटी कितना है और एक ग्रुप में भी अलग अलग लोगों में कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंपेयर किए हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसीस। अब देखना इसमें से कौन सा ग्रुप के बीच में किस तरह का डिफरेंस है। भाई हाँ, पारसी तो बहुत अमीर है, पारसी कम्युनिटी, मतलब पारसी कम्युनिटी अमीर है, इसका इनकम जो है वो हाई है। अब पारसी कम्युनिटी में अमीर है, इसका मतलब है हर पारसी अमीर थोड़ी होगा। अब उन लोग के ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स का इनकम इनइक्वालिटी देखना कि भाई टोटल पारसी कम्युनिटी में जो गरीब है वो कितना है, अमीर है वो कितना है, समझ में आ रहा है? तो ये मेजर होता है थेल इंडेक्स से। इट प्रोवाइड्स अ मोर डिटेल व्यू ऑफ हाउ इनइक्वालिटी वेरीज विद इन एंड बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो ये दो मेजर के थ्रू आप पता लगा सकते हैं इनकम इनइक्वालिटी को, और इससे आपको पता चलेगा इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है या नहीं। फिर आते हैं बेसिक एक्सेस टू बेसिक नीड्स एंड प्रेजेंस ऑफ पॉवर्टी। ये पता लगाना कि क्या बेसिक नीड्स लोगों के पास पहुंच रहा है, क्या पॉवर्टी है या खत्म हो रहा है। अब देखो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, अब ये पॉवर्टी बढ़ रहा है या घट रहा है। अब ऐसा नहीं, देखो हम लोग सोचते हैं ना हमेशा कि यार पॉवर्टी है तो इसका जो जिम्मेदार है सरकार ही है, सरकार की वजह से है। सरकार तो जिम्मेदार है, पॉवर्टी मतलब भूखमरी या गरीबी जो है इसका वन ऑफ द रीजन गवर्नमेंट है, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट भी नहीं है। समझ में आ रहा है बात? देखो अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। मेरा जहां कोचिंग पहले था तो कुछ लोग जो है ना उसका मतलब नेचर ही वैसे है गरीब बन के रहने का, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, उसका हालात सरकार भी चाहे तो नहीं सुधार सकता है। अब जहां मेरा पहले कोचिंग था अपार्टमेंट के अंदर, तो उसके बाहर में एक लेडी बैठ के रहती थी, एक बुढ़ी औरत थी। जब भी आते जाते थे उसको पैसा दे देते थे, 10-20 रुपए जो भी होता था हमसे। तो एक दिन मेरी एक स्टूडेंट देख ली, वही उस अपार्टमेंट में, वो भी उसका घर था, तो वो हमको देखी ना, बोली कि आप उनको पैसा देते हैं? बोला हाँ, वो बैठ के रहती है वहां, उसको दे देते हैं वैसे ही। तो बोलने लगी सर इन लोग का अपना बिल्डिंग है 2-3। बोले यार अपना बिल्डिंग है? तो बोले हाँ, वो लोग का 2-3 अपना बिल्डिंग है। बोलो हम वहां पे रेंट पे लेके पढ़ा रहे और उसका अपना 2-3 बिल्डिंग है, फिर भी वो बैठ के मांग रही है। अब आदमी को देख के तो लगेगा तो बहुत गरीब है, जबकि वो बहुत ही ठीक ठाक फैमिली से, अच्छा खासा इनकम है उसका। यहाँ पे अब सरकार क्या करेगा जब तुम्हारा वही जो है क्या बोलते हैं, तुम्हारा वो नेचर ही हो गया मांगने वाला, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट तो फॉल्ट में है पॉवर्टी में, लेकिन बहुत सारे टाइम इंडिविजुअल खुद ही वैसा हालात अपना करके रखते हैं। अब देखो एक स्टोरी सुना रहे तुम लोगों को, जब हम छोटे थे तो मेरे पापा हमको ये स्टोरी सुनाए थे, तो अभी तुम लोग को भी सुना रहे हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, एंड तक सुनना। एक राजा रहता है, समझे? तो वो राजा जो है एक बार शहर में निकलते हैं तो उसको एक लड़की दिखती है, वो लड़की बहुत खूबसूरत रहती है, उसको पसंद आ जाती है। वो बोलता है कि हमको ये लड़की कौन है पता करो, हमको इससे शादी करना है। तो जब पता किया गया तो फिर पता चला कि ये जो लड़की है ये एक भिखारी की बेटी है। तो भिखारी को बुलाया गया, तो राजा बोला कि हमको तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई, हम उससे शादी करना चाहते हैं। वो भिखारी बोला कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो बहुत गरीब हैं, मांग कर हम लोग खाते हैं, आप इतने बड़े राजा हैं, मेरी बेटी से आप कैसे शादी कर सकते हैं? वो बोला नहीं नहीं ठीक है, तुम गरीब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, हमको वो बहुत पसंद है। तो जो गरीब आदमी था, जो फकीर था, वो बोला अच्छा बात है, चलो भाई करवा देते। वो करवा दिया शादी, उसका शादी हो गया। वो जो गरीब लड़की थी वो आगे महल में रहने लगी। राजा का शादी होने के बाद वो रानी बन गई, उसको हर फैसिलिटीज मिलने लगा, खाना पीना, उसके आगे पीछे नौकर चाकर जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है उसको। भाई जाहिर सा बात है, महारानी है वो इतना बड़ा सल्तनत की। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद राजा देखते हैं कि वो रानी का तबीयत जो है, वो जो जिसको शादी करके वो लाया था, उसकी रानी की तबीयत खराब होने लगा, बीमार पड़ने लगे, और ज्यादा बीमार पड़ने लग गई, और ज्यादा जो है तबीयत खराब होने लग गया। फिर अलग अलग जगह से वैद्य आया, डॉक्टर आया, हकीम आया, उसका इलाज चला, लेकिन दिन ब दिन उसका तबीयत और खराब होते ही जा रहा था, खराब होते ही जा रहा था।
कुछ भी कर रहा है, उसका तबीयत ठीक हो ही रहा नहीं। डॉक्टर परेशान, हकीम परेशान, राजा सोच रहा है यार हम क्या करें। राजा जो है एकदम अपना सल्तनत में जो है इनाम घोषित कर दिया कि कोई भी अगर मेरी रानी को ठीक कर देगा तो जो मांगेगा उसको वो देंगे। तो अलग अलग डॉक्टर आए, ठीक करने का कोशिश कर रहा है, कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। फिर एक वहां वजीर रहता है, वो वजीर उसको पूरा स्टोरी पता था। तो वो बोलता है कि हम ट्राई करें। तो राजा बोलता है कि तुम कैसे ट्राई कर सकते हो, तुम ना हकीम हो ना तुम डॉक्टर हो, तुम कैसे करके ठीक कर दोगे उसको, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग जब ठीक नहीं कर पाया। तो वो वजीर बोलता है राजा को कि हमको आप एक मौका दीजिए, वो जो है अब हम जो बोल रहे हैं आप सुनिए, वो जरूर ठीक हो जाएगी। तो राजा बोलता है चलो भाई ठीक है, इसका भी बात सुन लेते। तो वजीर बोला ना राजा को कि आप जो है इनको जो खाना है, आप इनका खाना इनका कमरा में पहुंचा दीजिए और इनको कमरा में बैठ के खाने दीजिए। आप इनको सबके साथ राजमहल के बीच में लेकर अपने साथ मत बैठाइए खाने के लिए, उनको आप खाना उनका कमरा में पहुंचा दिए, वो ठीक हो जाएगी। फिर राजा बोलता है ये कौन सा बेवकूफ वाला बात होगी, या कमरा में खाएगी ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे। तो वजीर बोलता है कि आप मेरा बात को मानिए, कुछ दिन तक ये करके देखिए। राजा बोलता है चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। इसके बाद तो नौकर लोग को बोला गया कि उनका खाना उनका कमरे में दिया जाए, वो अपना कमरा में बैठ के अकेला खाएगी। तो देखता है थोड़ा दिन में ये आइडिया काम कर जाता है। वो जो रानी रहती है फिर से पहले की तरह हेल्दी हो गई, उसका बीमारी खत्म होने लगा, ठीक हो गई। अब राजा हैरान, राजा बोलता है कि यार वजीर तुम क्या बात बोल दी है, ऐसा कैसे होगी, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, तुम ऐसा क्या तुम्हारा आइडिया लगाए जो ठीक होने लगे। तो वजीर बोलता है कि ठीक है चलिए, अब हम क्या आइडिया लगाए और क्यों वो जो रूम के अंदर बैठ के खा रही है और वो क्यों ठीक हो गया, इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो खाना अंदर गया, वो वजीर जो है राजा को लेकर ऊपर कहीं छुप जाता है और बोलता है आप गौर से देखिएगा कि रानी रूम के अंदर करती क्या है, कैसे वो खाती है। राजा बोलता है ठीक है। राजा और वजीर चुप से छुप गया और रूम में नौकर लोग ले आके उसको खाना दिया। खाना वो खाई। खाना जब उसके पास पहुंचा है तो वो क्या की, वो खाना का प्लेट को लेकर पूरा रूम पर्दा वर्दा लगा दी, पूरा कमरा बंद कर ली। कमरा बंद करने के बाद वो खाना को वो थोड़ा थोड़ा करके 4 कोना में रख दी, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, चारों किनारे में वो थोड़ा थोड़ा खाना करके उसका प्लेट का रख दी। उसके बाद वो जाती एक किनारे में जाके बोलती अल्लाह के नाम में हमको कुछ दे दो, उसके बाद खाना लेती, खा लेती। फिर वो दूसरा किनारे में जाती, कोने में जाती, जाकर बोलती कॉर्नर में कि भगवान के नाम में हमको कुछ दे दो, मेरा मदद कर दो, और फिर वहां से खाना अपना प्लेट में रखती और फिर खा लेती। फिर तीसरा किनारे में जाती, कोना में जाती, वहां पे भी बोलती ऊपर वाले के नाम में हमको कुछ दे दो, और फिर खाना को अपना प्लेट में रखती और खा लेती। ऐसे कर करके वो चारों कोना से खाना अपना प्लेट में लेती और खाने लगती, और चारों टाइम वो वैसे ही करके खाने लगी। तब उसको वो बोलता है वजीर कि ये लोग का आदत है मांग के खाने का, तो आप जो इसको इतना फैसिलिटी दे रहे हैं कि महल में रह रही है, रानी की तरह रह रही है, ये चीज उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब जिसका जो नेचर है, जिसका जो आदत है, अब ये लोग का आदत है 4 घर से भीख मांग के खाने का, तो ये भीख मांग के ही खाएगी तो ये हेल्दी रहेगी, इतना ऐशो आराम में वो रहेगी, वो हेल्दी नहीं रहेगी। राजा को ये बात समझ में आता है, वजीर सही बोल रहा है। तब उसको समझ में आता है कि क्यों ये बीमार पड़ रही थी, क्योंकि ये लोग का बाय नेचर ही ये लोग ऐसा है। समझ में आया। तो ये था स्टोरी जो हमको छोटा में मेरे पापा सुनाते थे, अभी हम तुम लोग को सुना दिया। ठीक है, कैसा लगा स्टोरी बोलो सब कमेंट में। तो इसीलिए जो पॉवर्टी जो है, याद रखना है, पॉवर्टी का जो प्रेजेंस है उसके लिए गवर्नमेंट तो जिम्मेदार है, लेकिन कुछ लोग का हरकत भी वैसी ही है जो वो लोग खुद ही पॉवर्टी में रहेगा। तो चलो आते हैं वापस से टॉपिक में दोबारा, एक्सेस टू बेसिक नीड्स एंड प्रेजेंस ऑफ पॉवर्टी। अब देखो बेसिक नीड्स क्या लोगों तक पहुंच रहा है, अगर बेसिक नीड्स लोगों तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ ये ठीक काम है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है। और अगर बेसिक नीड्स लोगों तक नहीं पहुंच रहा, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि इंक्लूसिव ग्रोथ कंट्री में देखने को नहीं मिल रहा है। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट ये है जिससे आप पता लगा सकते हैं बेसिक नीड्स पहुंच रहे कि नहीं। एक है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है ये पता लगाना कि कितना % पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहा है। दिस मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है जहां पे इंसान अपना बेसिक जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हेड काउंट रेशियो पॉवर्टी का बढ़ रहा है, इसका मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है। और हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी में जो लोग हैं उनका रेशियो अगर कम हो रहा है, इसका मतलब है कंट्री से पॉवर्टी खत्म हो रहा है और इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
फिर एक होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखो, हेड काउंट पॉवर्टी में तो वो कैलकुलेट किया जाता है कि जहां आपके पास मिनिमम खाने पीने का भी सामान नहीं है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब होता है जहां पे बेसिक फैक्टर्स आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। एडुकेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है, समझ में आ रहा है, हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ही इंक्लूड करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी कंट्री में बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ कंट्री में नहीं हो रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट। जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, क्या मतलब है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट का? जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट का मतलब होता है, ये मेजर करता है कि जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है। मतलब जेंडर वाइज वेज गैप कितना है, कि अगर मेल कर रहा है सेम काम को उसको ज्यादा मिल रहा है, फीमेल कर रही है तो उसको कम मिल रहा है, तो इसके बीच में गैप अगर कम है मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ है। गैप बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंडिया में तुम अगर देखोगे सेम काम के लिए मेल को ज्यादा मिलता है, फीमेल को कम मिलता है। क्यों? जेंडर इनइक्वालिटी है यहां पे। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दी वर्क फोर्स, अगर वुमेन का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपका जो इंक्लूसिव ग्रोथ कंट्री में देखने को मिल रहा है। अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में कम है, इसका मतलब है कंट्री में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है। फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी देखना पड़ता है, मतलब आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, वो सस्टेनेबल है या नहीं है। कार्बन इमिशंस, रिसोर्सेस का यूजेस, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का एफर्ट्स, ये सब देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या वर्नेबल ग्रुप्स जो है, जो आदिवासी है, जो ट्राइबल लोग हैं, उन लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस अवेलेबल है या नहीं है। फिर हेल्थ एंड हेल्थ केयर इंडिकेटर्स, ये भी इंक्लूसिव ग्रोथ को दिखाता है। अगर आपका हेल्थ आउटकम्स बहुत अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस और ज्यादा बढ़ रहा है सोसाइटी में, तो इसका मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है। एडुकेशनल अटेनमेंट, लिटरेसी रेट इंडिया में बढ़ रहा है, साइज ऑफ स्कूल, इनरोलमेंट ऑफ स्कूल, हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट, अगर ये सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि कंट्री सही डायरेक्शन में चल रहा है। इकोनॉमिक वेलबींग एंड लाइफ इंडिकेटर्स, अब देखो एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, दूसरा होता है हैप्पीनेस इंडिकेटर। देखो हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि भाई इकोनॉमी जो बड़ा है, जिसका इनकम ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, नेशनल इनकम ज्यादा है, वो कंट्री सबसे अच्छा। नहीं, यूनाइटेड नेशन बोलता है सिर्फ इनकम। एक इंसान बहुत अमीर है तो बहुत खुश रहेगा, नहीं, खुश रहने के लिए 3 चीज चाहिए। नंबर 1 इनकम, नंबर 2 हेल्थ, और नंबर 3 लिटरेसी। वो इंसान जिसके पास बैलेंस है, पैसा भी है, हेल्थ भी अच्छा है और पढ़ा लिखा भी है, सोच समझ भी अच्छा है, तो ही वो डेवलप्ड माना जाएगा। अगर आप सिर्फ हेल्दी है, पैसा है ही नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, तो आप डेवलप पूरा तरीके से आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन डेवलप किया था? बाय द इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान एंड अमर्त्य कुमार सेन ऑफ इंडिया, दोनों मिलकर 1990 में। इंडिया पाकिस्तान मिलकर कुछ अच्छा काम भी किए हैं, तो बॉलीवुड में तो सिर्फ दिखाता है हमारा पीटी। ठीक है, तो HDI बोला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स या इंडेक्स जो है, उसमें हम लोग इनकम, लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द कंट्री, ये तीनों को कंसीडर करेंगे। वो कंट्री जो ये तीनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसी को मानेंगे कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप में है। अब कंट्री को पॉइंट्स मिलता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। अब इंडिया का जो रैंक है 2024 में, वो 132 था आउट ऑफ 190 कंट्री या 200 कंट्री के बीच में। तो इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिलो एवरेज है,
समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग बिलो एवरेज कंट्री में फॉल करते हैं। फिर आता है एक हैप्पीनेस इंडेक्स, कि भाई आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या आप खुश है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी मेजर किया जाता है। इसमें आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर किया जाता है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है, ठीक है। इसमें भी इंडिया का जो रैंक है वो 126 है, ठीक है। इसमें आपको स्कोर दिया जाता है 0 से 10 के बीच में, ठीक है। तो इंडिया का इसमें भी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। और टॉप कौन है? टॉप में है फिनलैंड, जो क्या बोलते हैं उसको, पोलर कंट्रीज जो है, साइबेरियन कंट्रीज, फिनलैंड, पोलैंड, साइबेरिया, ये सब हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत आगे है। तो फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है। इंडिया का रैंक 126 है, क्योंकि इंडिया का लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसा बात है भाई, इनकम का प्रॉब्लम है, बेसिक एसेसिटी का आपको नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी है, ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा ग्रोथ मॉडल दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स को फुलफिल कर दो रिसोर्सेज को यूज करके, और रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन का नीड्स फुलफिल करने का कैपेसिटी उसके पास रहे। ओवर एक्सप्लॉइट मत कर लो कि भाई है तो एकदम, देखिए ना, कोई इंसान लोग को देखे होगे, अपना घर का सामान अच्छे से यूज करता है, कोई दूसरा करेगा ऐसे यूज करेगा एकदम पूरा एकदम बर्बाद कर देगा। तो इसको ही बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। भाई आपका जितना जरूरत है आप उतना करो, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स फुलफिल हो जाए, साथ में फ्यूचर जनरेशन का भी नीड्स फुलफिल होने के लिए रिसोर्सेज रहे, उन लोग का नीड्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 3 पिलर है। एक है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी दैट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विथ क्रिएशन ऑफ लार्जर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि एफिशिएंट रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाए इकोनॉमी में जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए पूरे इकोनॉमी में, और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। इस तरह का सस्टेनेबिलिटी को बोला जाता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, कंट्री में जॉब्स भी क्रिएट हो रहा है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ लार्जर वेल्थ और बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है लॉन्ग रन में लोगों के लिए। फिर आता है सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब होता है ग्रोथ प्रोसेस इन द कंट्री दैट मीन कंट्री में ग्रोथ हो जिससे इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब एज अ होल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ कंट्री हो। ऑब्जेक्टिव जो है सोशल सस्टेनेबिलिटी का ये है कि मेजॉरिटी जो पीपल है उसके पास बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने का अपॉर्चुनिटी रहे, रिसोर्सेस रहे। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी, कि सिर्फ इनकम के थ्रू, भाई जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लो 2 अलग अलग कास्ट के लोग हैं, दोनों सेम जॉब में है, सेम पोजीशन में। अब जो अपर कास्ट का है उसको इज्जत दे रहे, लोअर कास्ट को इज्जत नहीं दे रहे। तो यहां पे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी तो आ गया, लेकिन सोशल सस्टेनेबिलिटी नहीं है। क्यों भाई? आप उसके कास्ट के बेसिस पे आप उसको क्यों जो है ये कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे? आप उसके पोजीशन, जॉब, उसका जो स्किल है उसके बेसिस पे दो। तो जब सेम लोग सेम पोजीशन में सेम स्किल वाले हैं तो उन लोगों को सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, रिकग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। फिर आता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि ग्रोथ हो लेकिन साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व होकर रहे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम से कम हो, रिसोर्सेस को सस्टेनेबली मैनेज किया जाए, कार्बन एमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। समझ में आ रहा है? ये प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री को।
अब देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सबसे पहला है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेता है ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर जनरेशन के पास सिमिलर या सेम अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए या और बेटर अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए वो रिसोर्सेस को यूज करने का जो प्रेजेंट जनरेशन कर रहा है। इंटीग्रेशनल प्रिंसिपल के ऊपर काम करे, मतलब इकोनॉमी, सोशल और इन्वायरमेंटल तीनों सस्टेनेबिलिटी को लेकर चले। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या मतलब है इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक ग्लोबल चैलेंज माना जाता है कि डेवलपमेंट तो हो, किस तरह से डेवलपमेंट हो कि सस्टेनेबल रहे, वो इन्वायरमेंट में उतना डिग्रेड ना हो। इसको ही हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स अक्रॉस दी कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज को मिलकर ये एफर्ट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कि एक पीसफुल वर्ल्ड बनाया जाए जहां पे प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ह्यूमन सोसाइटी अचीव करे प्रॉपर प्रिजर्वेशन और इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके। तो इट इंश्योर सोशल जस्टिस हो, सबको हेल्दी और थ्राइविंग इकोनॉमी का बेनिफिट उठाने मिले। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम गोल्स, SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्लास। उसको हमको कंप्लीट करने में अराउंड 5 क्लासेस लग जाएगा। ठीक है, 5 क्लासेस लग जाएगा। अब देखो ये तो यूट्यूब में अवेलेबल था सबके लिए, हर क्लासेस यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज हम लोग का पेड बैच में इनरोल हो। ठीक है, अभी इतना बड़ा ऑफर भी आया हुआ है, आप लोग उसमें इनरोल करिए और अपना जो भी क्लासेस है उसको कंप्लीट करिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।